अपन ने जीओसी फर्स्ट के लेक्चर सीरीज़ को पूरा कर लिया और उसमें अपन ने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स कैसे देखे जाते हैं, क्या होते हैं, एग्जांपल्स वगैरह की बात अपन ने देख ली थी। अब अपन बात करें जीओसी सेकंड में। जीओसी सेकंड को अगर जीओसी फर्स्ट से रिलेटेड करूं तो वो जो इफ़ेक्ट्स आपने सीखे थे अब आपको उनको अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यानी कि अब आप एप्लीकेशन करोगे उस जीओसी फर्स्ट के उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के। वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहाँ आपके काम आता है, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपके वो काम आता है। तो देखो जीओसी सेकंड के अंदर मेन जो अपन 3 चीज़ पढ़ेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और टॉटोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये एसिड और बेस क्या होते हैं। तो देखो एसिड और बेस के लिए 3 साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट तरह की थ्योरी दी थी। सबसे पहला आया था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो H+ डोनर होता है वो एसिड होता है और जो OH- डोनर होता है वो आपके बेस होता है। सेकंड आया था आपके ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। इसने क्या कहा था, जो H+ डोनर होता है वो एसिड होता है और जो आपके H+ एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और तीसरा था आपके पास लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस ने क्या कहा था, जो लॉन पेयर डोनर होते हैं वो तो बेस होते हैं और जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो 3 साइंटिस्ट की ये 3 थ्योरी है आपके एसिडिक और बेसिक नेचर वाले कंपाउंड्स के लिए कि एसिडिक और बेसिक नेचर किस तरह से देखी जाती है। अपन बारी बारी से सबकी बात करेंगे। बारी बारी से मतलब पहले एसिड्स की और फिर अपन बेस की बात करेंगे। सबसे पहले ये जनरल अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब अपन पूरी बात करेंगे एक बार एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर क्या होती है, कैसे देखी जाती है, उस पे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या इफेक्ट होता है और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर किस तरह से चेंज होती है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक नेचर के बारे में की एसिडिक नेचर की। तो अगर कोई भी मेरे पास एसिड है तो वो H+ बाहर निकालेगा और एसिड से H+ बाहर निकालने के बाद जो स्पीशीज बनती है उसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। मान लो ये Ha एसिड था, यहाँ से H+ बाहर निकला तो ये जो A- बना है ये क्या बना है आपके पास, कॉन्जुगेट बेस बना है। सही बात है। ये बोला जाता है कि इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उस एसिड की एसिडिक नेचर भी उतनी ही ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ये बनना चाहेगा और इसको बनाने के लिए इस एसिड को H+ देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी H+ देगा और जो एसिड जितना जल्दी H+ देता है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा। यानी रिलेशन किसका आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एसिड मेरा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये बोला जाता है कि उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा वीक होगा और एसिड जितना ज़्यादा वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात अपन 10th क्लास से ही करते हैं। सही है। अब यहाँ कुछ 1-2 रिलेशंस हैं अपन सीखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ से, लेकिन वो एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से घुमा घुमा के पूछ सकता है तो उसके लिए यहाँ एक रिलेशन चलता है। रिलेशन क्या कहता है, देखो आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से है कि मैं कहूं कि कहीं पर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो एसिडिक नेचर H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली बात है OH माइनस आयन की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये पहला। दूसरा, पीएच से रिलेट करता हूं एसिडिक नेचर को। जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर, बताओ पीएच उतनी ही कम होगी। कैसे? pH 2 और pH 5, एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा, pH 2 वाले की। यानी pH जितनी कम एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा। तो रिलेशन pH के साथ कैसा आएगा, इनवर्स का। pH के साथ इनवर्स का आया तो ऑब्वियसली बात है POH के साथ क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरा रिलेट करता हूं इसको Ka और Kb के साथ। सीधी सी बात है, Ka का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितना ज्यादा H प्लस होता है K की वैल्यू उतनी ज्यादा आती है, इक्विलिब्रियम में सीखते हैं। और K की वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। इसका मतलब Ka एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सीधी सी बात है pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चूंकि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो Pk भी मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो देखो, एक एसिडिक नेचर निकालनी सीख जाओ आप। H प्लस की कंसंट्रेशन का ऑर्डर, OH की कंसंट्रेशन का ऑर्डर, pH का ऑर्डर, POH का ऑर्डर, Ka, pKa, pKb, Kb, किसी के भी ऑर्डर को आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन पूछता है 4 एसिड देके कि बताओ इनके pKb का ऑर्डर क्या होगा। अपन टर्म यूज नहीं की भी तो पता ही नहीं चलता कैसे निकालें। तो pKb तो हमने सीखा नहीं। अरे सीखा है, एसिडिक नेचर निकालना सब सीखते हैं, बस उसको pKb से रिलेट करना आना चाहिए कि वो pKb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर है वही pKb का ऑर्डर, और इनवर्स का रिलेशन आएगा तो आप अपने आंसर को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। आई बात समझ में? तो यहां से आप इस तरह से 8 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक एसिडिक नेचर निकालने से। आई बात समझ में? कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपन ने इन सबको देख लिया। अब अपन वापस बात करते हैं अपने एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ से सीखूंगा, इस स्टेबिलिटी से ही इस एसिडिक नेचर को निकालने सीखूंगा। यानी मैं सीखूंगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कौन कौन इफेक्ट करता है। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे वही सारे एसिड की एसिडिक नेचर को भी इफेक्ट करेंगे। तो इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ लो, ये निकालना आसानी से आ जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। फैक्टर्स affecting stability of conjugate base। सबसे पहला फैक्टर है जो कि अपन देखेंगे इन अ पीरियड टेबल में पीरियड के अकॉर्डिंग लेफ्ट से राइट जाने पर किस तरह से एसिडिक नेचर चेंज होता है और किस फैक्टर से चेंज होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो, अपन एक जनरली बात करते हैं कि लेफ्ट से राइट जब भी जाते हैं तो साइज कम होता है, EN बढ़ती है, और टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है और EN कम होती है। EN IP ये सब कम होते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट करते हैं, साइज और अदर प्रॉपर्टीज लाइक EN IP या फिर EA। लेकिन इनमें से एक चीज डोमिनेंट होती है जिसके इफेक्ट को अपन मेजर कंसीडर करते हैं। जैसे कि लेफ्ट से राइट जब जाता हूं तो साइज कम होता है, EN बढ़ती है, लेकिन मैं मेनली कंसीडर किसको करता हूं, EN को कंसीडर करता हूं, क्योंकि EN का जो चेंज होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है साइज के कंपेयर में। और जब भी टॉप से बॉटम जाना होता है तो मैं EN या IP या इनको ना लेके मैं साइज को डोमिनेट मानता हूं, क्योंकि उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, आपके सिग्निफिकेंट होता है। तो इन अ पीरियड जब भी लेफ्ट से राइट जाया जाएगा तो जो भी चीज़ें डिपेंड करेगी वो EN के हिसाब से डिपेंड करेगी। तो देखो, एक सीधी सी बात है, मैंने लिया CH4
मैंने लिया NH3, मैंने लिया H2O, मैंने लिया HF, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया CH3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया NH2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया OH माइनस और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया F माइनस। सही है। अब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे, तो नेगेटिव चार्ज जिन स्पीशीज पर है उसकी EN बढ़ रही है और मुझे पता है कि नेगेटिव चार्ज हाई EN के ऊपर स्टेबल होता है। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है। सीधी सी बात है, इधर से इधर जाने पर EN बढ़ रही है और नेगेटिव चार्ज हाई EN के ऊपर स्टेबल रहता है। इसका मतलब इधर से लेफ्ट से राइट जाने पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज ही तो मेरा कौन है, कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर लेफ्ट से राइट जाने पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर एसिड की एसिडिक नेचर भी तो बढ़ेगी। और साफ साफ पता है अपने को, मैथेन और HF में बात करूं तो ये एसिड होगा और ये बेस होगा आपके, यानी इसके कम एसिडिक नेचर आएगी। तो अगर मैं रिलेट करूं तो क्या रिलेट करूंगा, इन अ पीरियड एसिडिक नेचर EN के क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सही है। विथ रीजन एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। सेकंड बात करते हैं इन अ ग्रुप। ग्रुप में हमेशा आप टॉप से बॉटम जाते हो। मैं बात करता हूं HF, HCl, HBr, HI। जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिलीज H+ इजीली। भाई जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा H+ उतना ही आसानी से बाहर जाएगा। तो HF और HI में से बॉन्ड कौन सा वीक होगा, HI बॉन्ड वीक होगा, इसका H+ पहले निकलेगा। इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर ज्यादा, इसका एसिडिक नेचर कम। इसका मतलब टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में। अब थर्ड पॉइंट है फॉर सेम पीरियड एंड ग्रुप। देखो यहाँ तो पीरियड चेंज हो रहा था, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक पूरा पीरियड चेंज कर रहे थे। यहाँ पर ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये एक ही ग्रुप के अंदर है। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स आ जाएं जहाँ भी ग्रुप भी सेम है, पीरियड भी सेम है, तो देखो क्या करेंगे अपन। पहले ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया वो CH3 CH2 माइनस बना। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया वो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस बना और इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बना रहा हूँ, कॉन्जुगेट बेस H+ हटा के बना रहा हूँ। यहाँ पे भी हटा सकते थे, कोई फर्क नहीं है, साइज तो वैसे ही बढ़ जाता। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है और कार्बन तो ग्रुप भी सेम है, पीरियड भी सेम है। अब सारे कार्बन तो एक जैसे ही होंगे, अलग अलग थोड़ी होते हैं कार्बन कोई। तो कंडीशन कौन सी है, पीरियड भी सेम है, ग्रुप भी सेम है। कैसे देखूं? अब एक तरीका बचता है मेरे पास और वो है परसेंटेज S करेक्टर। कुछ नहीं दिखता तो हाइब्रिडाइजेशन दिखता है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 sp2 और ये sp चेंज हो रहा है।
यानी कि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 25% एस करेक्टर, यहाँ 33% और यहाँ मिल रहे हैं आपके पास 50% एस करेक्टर। तो देखो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे EN बढ़ती है। ये सब सीख के आए हैं अपन GOC फर्स्ट के अंदर कि एस करेक्टर बढ़ने से EN कैसे कैसे बढ़ती है। देख लो sp3, sp2 और sp कार्बन की EN डिफरेंट होती है, sp की ज़्यादा, फिर sp2 और फिर sp3 की। इसका मतलब एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ EN बढ़ती है। और जैसे जैसे EN बढ़ेगी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज तो मेरा कॉन्जुगेट बेस है, इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके एसिड की एसिडिक नेचर भी तो बढ़ेगी। तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाले की, फिर 3 डिग्री क्या सॉरी ट्रिपल बॉन्ड वाले की, फिर डबल बॉन्ड वाले की, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले की। यहाँ भी एसिडिक नेचर HF की, H2O की, NH3 की, और यहाँ एसिडिक नेचर HI की ज़्यादा, HBr, HCl और F। सही है। तो पीरियड देख लिया, ग्रुप देख लिया, दोनों सेम हो जाए तो एस करेक्टर देख लिया। अब एस करेक्टर भी सेम हो जाए यानी तीनों फैक्टर्स सेम हो जाए, ऑल फैक्टर्स आर सेम, तो फिर अपने को हेल्प लेनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। और यहीं से बनता है अपना सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आप बॉन्डिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन पूछेगा एसिडिक नेचर का तो वो जरूर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाएगा। उसके लिए आपको ये चौथा पॉइंट यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो देखो आपके पास चौथा फैक्टर क्या है, इफ ग्रुप रिएक्ट परसेंटेज एस करेक्टर और आल्स सारे सेम हो जाए। तो देखो जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है वो किस तरह से इफेक्ट करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। सही है। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस मेरा नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाले इफेक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसका मतलब -m सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, फिर -h, फिर -i, फिर 0, फिर नंबर आएगा +i, फिर +h और सबसे लास्ट में आएगा आपके पास +m। तो ये ऑर्डर है मेरे पास एसिडिक नेचर का। ये किसका ऑर्डर है, ये एसिडिक नेचर निकालने का ऑर्डर है कि -m सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, फिर -h, फिर -i, फिर 0, फिर +i, फिर +h और उसके बाद किसका नंबर आएगा +m ग्रुप्स का नंबर आएगा। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। मैंने लिया एक आपके पास अल्कोहल है, एक आपके पास वाटर है। इसका कॉन्जुगेट बेस बना RO-, इसका कॉन्जुगेट बेस बना HO-। अब O- कॉन्जुगेट बेस है, ग्रुप भी सेम, पीरियड भी सेम, एस करेक्टर भी सेम। कैसे पता करूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। इस O- से जो दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अप्लाई करो, चेक करो इनमें से कौन एसिडिक नेचर बढ़ाएगा और कौन एसिडिक नेचर कम करेगा। माइनस वाले एसिडिक नेचर बढ़ाएंगे और प्लस वाले एसिडिक नेचर कम कर देंगे। तो देखो R ग्रुप एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप सिर्फ मेरी एक ही कैटेगरी के अंदर आता था और वो था मेरे पास +I। और हाइड्रोजन का इफेक्ट मैं क्या लेके चलता हूँ, 0 लेके चलता हूँ। तो देखो 0 और +I में से एसिडिक नेचर कौन बढ़ाएगा, 0 बढ़ाएगा। इसका मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू अल्कोहल। सही है। लेकिन यहां चलेगा एक एक्सेप्शन।
यहाँ जो ऑर्डर चलता है एसिडिक नेचर का वो चलेगा सबसे पहले मेथिल अल्कोहल, फिर वाटर, और उसके बाद किसका नंबर आएगा, दूसरे अल्कोहल का नंबर आएगा। मेथिल अल्कोहल के लिए जो pKa की वैल्यू होती है वो आपके पास जो वाटर के pKa की वैल्यू है उसके कंपेयर में कम होती है, यानी कि उसका एसिडिक नेचर स्लाइटली ज़्यादा आता है H2O के कंपेयर में। तो ये एक चलता है आपके पास एक्सेप्शन। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अप्लाई करना है। अब कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और उस एग्जांपल से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपने को लगाना है वो सीखेंगे, और किस तरह से एसिडिक नेचर चेंज होता है उसकी बात भी अपन करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। बनाओ भाई कॉन्जुगेट बेस, यहाँ बनाया RO माइनस और यहाँ बना, यानी ये बना एल्कोक्साइड आयन, ये बना फिनॉक्साइड आयन। सही है। एल्कोक्साइड आयन के अंदर तो किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड आयन तो रेजोनेंस में जाएगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो फिनॉल की एसिडिक नेचर भी ज़्यादा। सही है। इसके अलावा इफेक्ट्स लगाओ। O माइनस पे ये R का हमेशा इफेक्ट होता है प्लस I। फेनिल के रेजोनेंस की कंडीशन है, इसका मतलब I और M दोनों इफेक्ट लग सकते हैं, लेकिन पहले कौन लगेगा, M। एनायन का इफेक्ट होता है प्लस M, और फेनिल रिंग की बात की थी कि ये प्लस और माइनस दोनों इफेक्ट शो कर सकते हैं। डिपेंड करता है सामने वाले का कौन सा इफेक्ट है। सामने वाले का इफेक्ट प्लस M है तो फेनिल रो यहाँ क्या शो करेगा, माइनस M इफेक्ट शो करेगा, और माइनस वाले की एसिडिक नेचर ज़्यादा। उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा RCO माइनस, यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनेगा HCO माइनस, और यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनेगा वही सेम। इस O माइनस से एक तो CO जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CO जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CO जुड़ा हुआ है, इससे तो पता कर नहीं सकते। नेक्स्ट एल्किल ग्रुप का प्लस I इफेक्ट, हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट, और फेनिल का, फेनिल से देखो कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, जिसका इफेक्ट होता है कौन सा, माइनस M। तो फेनिल का कौन सा होगा, प्लस M इफेक्ट आ जाएगा फेनिल का। और इस वजह से आपके पास जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकलेगा वो देखो किस तरह से निकलेगा। अब देखो चूंकि फेनिल के अंदर रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये इस कार्बोक्सिलिक वाले से क्या रखेगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर रखेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो होगा आपके पास, अगर इसको A बोलूँ, इसको B और इसको C, तो सबसे ज़्यादा तो आएगा B। सही है। चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो B, C, और उसके बाद किसका नंबर आएगा आपके पास, A का नंबर आएगा। पहले आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। अब इफेक्ट्स के अंदर तो मान लो इसका I और उसके M के हिसाब से बात हो गई, सही है, लेकिन वहाँ पर रेजोनेंस है और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा बता रहे हैं और उसकी एसिडिक नेचर को भी ज़्यादा बता रहे हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ लगाओ, ये माइनस, ये माइनस, अब यहाँ पर ये माइनस आई, ये माइनस आई, यहाँ पे दो माइनस आई है, इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा। अब बार बार आपको हाइड्रोजन हटाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन हटती है सब में हटेगी। सीधा सीधा इफेक्ट्स लगा के डायरेक्ट आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। COOH हाइड्रोजन जाएगा, मुझे पता है, इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, CH2H, इसके पास CH2, इसके पास CH2, इसके पास CH2, इसके पास हाइड्रोजन है जिसका इफेक्ट 0 है, NO2 का इफेक्ट माइनस आई है, और इधर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन A डबल बॉन्ड B, इसका भी कौन सा इफेक्ट होगा आपके पास, माइनस आई होगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन तो है नहीं। इसका मतलब ये दोनों पहले आएंगे और ये लास्ट में चला जाएगा, और इन दोनों में से भी आयोड इंडक्टिव इफेक्ट लगाते समय आपको डिस्टेंस नंबर पावर DNP रूल देखना पड़ता है। डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, सीधा सीधा पावर की बात करते हैं।
तो आपके पास आंसर आएगा बी, सी और बी। यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है। उसके नेक्स्ट भी एक कार्बन है, यहाँ भी नेक्स्ट पे कार्बन है, यहाँ भी नेक्स्ट पे कार्बन है। यहाँ पर आयोडीन के माइनस आई इफेक्ट, इस आयोडीन का भी माइनस आई इफेक्ट और इस NO2 का भी माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो DNP रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्टेंस देखो कहाँ पास में है, इन दोनों में डिस्टेंस पास में है, तो किसके ऊपर इफेक्ट लगा रहा हूँ मैं इफेक्ट तो इस सी डबल बॉन्ड O माइनस के ऊपर लगा रहा हूँ ना, इस O माइनस के ऊपर इफेक्ट लगा रहा हूँ। तो ये कार्बन पास में है, इस पे NO2 जुड़ा हुआ है, तो NO2 जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो पास में है ना, कंपेयर टू दिस जहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, एक बीच में CH2 और आ रहा है, फिर एक कार्बन और फिर उसके ऊपर Cl लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इफेक्ट्स वाले ग्रुप पास में है, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है, तो फिर आपको नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक माइनस आई, यहाँ पे भी एक माइनस आई, नंबर सेम है। अब यहाँ पे आपको पावर देखनी पड़ेगी, और पावर किसकी ज़्यादा होती है, NO2 की, यानी C, फिर B और उसके बाद A। सेम वही येलो माइनस, येलो माइनस, येलो माइनस। अब नंबर ऑफ कार्बन सब जगह सेम है, बस आपको इस ऑप्शन का इफेक्ट देखना है। और ऑप्शन का कौन सा इफेक्ट होगा, रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होगी तो माइनस आई इफेक्ट होगा। ऑप्शन लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है और कार्बन से ज़्यादा इन वाली कैटेगरी है, तो ये आई के अंदर माइनस में और रेजोनेंस में प्लस में आती थी। क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन तो है नहीं, तो आई इफेक्ट लगेगा। और आई इफेक्ट डिस्टेंस नंबर पावर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिस्टेंस वेरी कर रही है, इससे इस ऑप्शन की डिस्टेंस ज़्यादा है। फिर और उसके बाद यानी कि यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पर डिस्टेंस कम हो रही है, और डिस्टेंस कम होगा तो माइनस आई पावर बढ़ेगा, दोनों अपोजिट होता है। और माइनस आई पावर जितनी बढ़ेगी एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा आएगा, यानी एसिडिक नेचर इस तरह से चेंज होगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेबिलिटी के फैक्टर लगा के उनके एसिडिक नेचर निकालते हो। आई बात समझ में। अब इसके जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो बात करेंगे फिनॉल और बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर की बात करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और साथ में अपन एक टेस्ट की बात करेंगे कि एसिड्स के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं, जो कि एसिड के कन्फर्मेशन टेस्ट होते हैं, तो उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये एसिडिक नेचर वाला समझ में आया पोर्शन। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।